जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे सेट की गई हैं। तो उन्हीं सबको हम लोग जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको देखेंगे और ये सब एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी का सेशन होगा। आज हम लोग ज़्यादातर सवाल कोशिका से संबंधित देखेंगे। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे और कोशिका के जो कह सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक-एक करके कि कोशिकाओं के अंदर कौन-कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में हम लोग एक-एक करके देखेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा भैया तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिका कह रहा है पहला सवाल, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी कि कह रहा है ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पर डीएनए पाया जाता है। जैसा आपको पता होगा कि अगर ये कोशिका है तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पे डीएनए पाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल कह सकते हैं। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सेंट्रियोल, उसके बाद गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोजीन कहा जाता है। कॉन्ड्रोजीन कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर बात करें हम लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को भैया आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये फट जाती है और आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अगर हम कोशिकाओं की बात करें, सेल्स जो है, इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका की खोज की थी और इन्हीं को कोशिका साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और अगर पूछे कि जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताएंगे स्लाइडन एवं स्वान नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने जो है, स्लाइडन अलग हैं जिन्होंने पादप में, और स्वान जो जंतु में, इन्होंने ही सिद्धांत दिया है कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन और स्वान। तो अगर पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है तो आप बताएंगे स्लाइडन और स्वान ने दिया है। तो इतनी चीजें हैं और बाकी ये तो सेल ऑर्गेनेल सही हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है ये डीएनए पाया जाता है। तो और इसे क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोजीन कहा जाता है। अगर पूछे कि डीएनए की खोज किसने की है, डीएनए की खोज किसने की है, देखिए डीएनए का मॉडल जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, लेकिन डीएनए की खोज अगर पूछेगा तो एक है फ्रेडरिक मिशर। कौन है? फ्रेडरिक मिशर। ये पूछा गया है एग्जाम में। फ्रेडरिक मिशर करके हैं, इन्होंने खोज की है किसकी? डीएनए की। अगर मॉडल की बात करें तो वाटसन एंड क्रिक ने जो है इसका मॉडल जो है तैयार किया था। डबल हेलिक्स मॉडल आपने देखा होगा। तो ये इतनी एक छोटी सी जानकारी थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। लगातार ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अब कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कैसे बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पराक्सीसोम में। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। आपने पढ़ा होगा तीन, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो जो एटीपी बनता है वो कहाँ, सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। इसे कहा जाता है हरित लवक। क्या कहा जाता है? हरित लवक कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये चीजें
आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 36, 46, 56 और 26। तो इसका जो राइट आंसर है वो 23 जोड़ी में होता है। 22 + 1 तो 23 जोड़ी में होता है। 23 दूना 46 जोड़े में होता है, 22 जोड़ी होता है। और 23वां जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। या तो ये XY होगा या फिर XX होगा। अगर XY होगा तो ये मेल होगा और XX होगा तो ये फीमेल होगा। तो 22 दूना 44 ये हो गया, 45 ये और ये 46। तो ये जो है सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं 23वां जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी है, 23 जोड़ी है। और अगर संख्या पूछेगा तो 46। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या है। अब देखिए संख्या पूछ रहा है तो जैसा क्वेश्चन वैसे खेलना है, जैसे ऑप्शन उसी हिसाब से काम करना है। तो संख्या पूछ रहा है, ये पेयर में पूछ रहा है। तो आप बताएंगे अब 46 तो है नहीं, 21, 22, 23 और 24। तो हम जाएंगे किसके साथ? सी इज द राइट आंसर। 23 के साथ जाएंगे। 23 जोड़ी में 23 जोड़ी होता है। आप लोगों ने ये सब हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। तो बिहार स्टेट में बहुत हुआ नहीं है पेपर। आपको 50% नंबर लाने हैं। कितने? 50% नंबर, यानी कि कह सकते हैं 150 में से 150 का अगर 50% देखेंगे तो 75 नंबर के आसपास आएगा। 75 नंबर लाने हैं महाराज। 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद फिर 30 नंबर का वो शिक्षण जो विधियां हैं शिक्षण से संबंधित, और 20 नंबर में रीजनिंग, मैथ और जीएस का पोर्शन है। इतने में तो 75 नंबर तो आ ही जाएंगे आराम से। परेशान नहीं होना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जो चीज़ें पढ़ी गई हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ा गया है वही सब पूछा जाएगा। चलिए सवाल कह रहा है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। क्या कारण है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन और बहुगुणसूत्रता। विविधता की बात कर रहा है तो भैया ये होगा किसके कारण? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। उत्परिवर्तन, इसे म्यूटेशन कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है ये नो डार्विनवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो आप लोगों ने डार्विनिज्म वगैरह पढ़ा होगा अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? अब देखिए लिंग गुणसूत्र की बात कर रहा है कि लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं बंदर में, चीता, तितली और छिपकली। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। छिपकली होगा भैया। जो रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप जिसे कहा जाता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेल होगा अथवा तो फीमेल होगा। मेल होगा अथवा फीमेल होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है। किसमें? रेप्टाइल्स में, जिसे कहा जाता है सरीसृप। सरीसृप सरीसृप में कौन कौन आते हैं? जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे छिपकली हो गई, कछुआ हो गया और घड़ियाल हो गया। ये सब रेंगने वाले जीव किसमें आते हैं? सरीसृप में। इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। कोशिका केंद्रक भी पाया जाता है, जीव द्रव्य की उपस्थिति भी होती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति सेलवाल जिसे कहा जाता है, सेलवाल जिसे कहा जाता है, सेलवाल प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसे सेलवाल कहा जाता है। और जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मान लेते हैं कि ये एक
एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल होता है। और कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है वो सेल डिवीजन में ऐसे प्लेट होती है। ये प्लेट 2 कोशिकाओं में विभक्त कर देती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है और ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, वो दोनों तरफ खींच के कोशिका को डिवाइड करता है और कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की तो 2-3 चीज़ें हैं। कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, इसे बाह्य कंकाल भी कहा जाता है। कोशिका का बाह्य कंकाल ये पादपों में पाया जाता है, कोशिका का बाह्य कंकाल कहा जाता है। ये सबसे कठोर होता है और ये इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और सेलुलोज का बना होता है ये कोशिका भित्ति। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि केंद्रक भी पाया जाता है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। जंतु कोशिका और जो वनस्पति कोशिका है दोनों अलग अलग हैं। और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये पूछ रहा है जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये किस में होता है, ये प्लांट सेल में होता है। ये चलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस है। केंद्रक के बारे में जानते हैं कि कोशिका का पूरा नियंत्रण होता है केंद्रक में। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। कोशिका भित्ति के बारे में हमने देखा कि ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण करता है और केंद्रक में ही आपके डीएनए, आरएनए और जो जीन वगैरह होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार सवाल पूछा गया है तो अलग अलग जो है तरीके से सवाल पूछ देता है। ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, दोहरी झिल्ली। ये भी सवाल पूछा गया निम्न में से कौन सा दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, तो कौन सा एक झिल्ली से घिरा होता है। तो अगर आप लोग सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा दोहरी झिल्ली का है तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। जो लवक होते हैं ये दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। एकल झिल्ली से जो घिरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिका जिसे वैक्यूल्स कहा जाता है। और झिल्ली रहित जो होता है वो राइबोसोम और तारक काय, सेंट्रोसोम जो इसे कहा जाता है, ये होता है। तो हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कैसे घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात करें तो किसने दिया है, सी बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था और इन्हीं खोजकर्ता कहा जाता है। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता सी बेंडा। और अगर पूछे कि सबसे पहले किसने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप बताएंगे कि कोलिकर महोदय थे। कोलिकर महोदय ने सबसे पहले इसको देखा था। और इसमें जो है अभी हमने देखा था कि डीएनए और जीन पाए जाते हैं जिसे कॉन्ड्रियोजीन कहा जाता है। किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी का पावर हाउस इसी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में ही एटीपी का निर्माण होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। और एटीपी को ही एनर्जी करेंसी कही जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे काम मत करिए, जो बताया जा रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए और जरूरत हो तो नोट कर लीजिए कहीं पे। कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट दोनों की। प्रोटीन, लिपिड, ये तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों से। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन की भी बनी होती है और लिपिड की बनी होती है।
अगर पूछे सबसे ज़्यादा शरीर में कौन सा पदार्थ पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, तो आप बताएंगे प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन। कुछ भी पूछे सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन आप बताएंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है भैया ये, अच्छा सवाल है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में निम्न में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिका का जो कोशिकांग है उसका सबसे अधिक महत्व है, किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन संश्लेषण जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। कह रहे हैं मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लिम्फोसाइट। लसिका गांठें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लसिका गांठें जो होती हैं वो कहाँ बनती हैं, जिससे आप कहते हैं टॉन्सिल, कई बार टॉन्सिल बढ़ जाता है, वो क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली और अस्थि, दीर्घ अस्थि। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सॉरी, हाँ ये रहा, डी इज द राइट आंसर। तिल्ली में जो है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो तिल्ली में, जिसे प्लीहा कहा जाता है। और प्लीहा को ही जो ब्लड है उसका कब्रिस्तान कहा जाता है, किसे? तिल्ली या प्लीहा को। यकृत जो होता है जिसे लीवर कहा जाता है, यहाँ से जो है एक रस निकलता है, पित्त रस, और जो इकट्ठा होता है कहाँ? पित्ताशय में, गाल ब्लेडर जिसे कहा जाता है। पित्ताशय में जो है इकट्ठा होता है और वो धीरे धीरे भोजन का पाचन करता है। कई बार पित्ताशय में कमी आ जाती है तो उसे काट के निकालना पड़ता है, और उसके बाद भोजन करना होता है उसको, पेशेंट को, तो उसे कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा भोजन करके, और पित्ताशय काट के निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, ये भी जो है पाचक एंजाइम है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अंतिम सवाल है भैया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है वही कह रहा है, अधिकतम एटीपी। ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला, जल अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। एटीपी का निर्माण कब होता है? क्रेब्स साइकिल में होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म अगर पूछ देता है कई बार, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मुझे लग रहा है कि आज इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि क्लास लंबी ना हो जाए भैया। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम की हो, तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।